Okay, so today we are going to solve some numericals from third chapter, which is आपको याद होगा kinetic theory of gases and radiation. So let's start with example 3.3. Given the values of two principal specific heats, SP, मतलब principal specific heat at constant pressure, 3400 calorie per kilogram per Kelvin, and SV, principal specific heat at constant volume, 2400 calorie per kilogram per Kelvin for the hydrogen gas. Find the value of J if the universal gas constant R is 8300 joule per kilogram per Kelvin. वैसा है, सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. फिर आपको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो आइडिया इज वेरी सिंपल. हमारे पास एक कंटेनर है, मान लो. इस कंटेनर में हमने गैस लिया है, सम गैस, राइट. और ये जो गैस है, इस गैस का जो भी टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को हमको 1 डिग्री से बढ़ाना है. सो लेट्स से दिस गैस इज इनिशियली एट T1 डिग्री सेल्सियस. हमको इसका टेम्परेचर T1 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस करना है. वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो ऑब्वियसली वी नीड टू सप्लाई सम हीट टू दिस. तो अगर हमको इन दोनों गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाना है बाय 1 डिग्री, तो हमको हीट सप्लाई करना पड़ेगा. अब अगर ये गैस 1 मोल हुआ, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हम सप्लाई करेंगे टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज कॉल्ड एज मोलार स्पेसिफिक हीट. सो बाय डेफिनेशन हमने डिफाइन कैसे किया था, हम बोलते हैं the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas by 1 degree Celsius is called as molar specific heat. Molar specific heat को हम C से डिनोट करते हैं. एंड अगर ये गैस 1 किलोग्राम हुआ, तो जो हीट लगेगा that is called as principal specific heat denoted by S. The amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a gas by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as principal specific heat. तो principal specific heat में quantity of gas 1 kg होता है, इतना ही है. मोलार specific heat के केस में 1 मोल होता है. Then what we can do is, या तो हम वॉल्यूम को फिक्स रख सकते हैं, राइट. तो फिक्स वॉल्यूम, दोनों केस में वॉल्यूम इज फिक्स्ड. तो amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called as molar specific heat at constant volume. वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम हीट दे रहे हैं और पिस्टन जो है मूवेबल नहीं है, इट इज फिक्स्ड पिस्टन. अगर मैंने अब इस पिस्टन को मूवेबल बना दिया, राइट, और मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ और प्रेशर कांस्टेंट रख के कर रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. और प्रिंसिपल के केस में भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा. तो यू कैन एक्चुअली डिफाइन स्पेसिफिक हीट, मैं फिलहाल यहाँ पे लिखता हूँ, स्पेसिफिक हीट इन 2 ways. एक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, it deals with 1 kilogram of gas. दूसरा मोलार स्पेसिफिक हीट, it deals with 1 mole of gas. इन दोनों में ही और दो टाइप आएंगे. तो इन दोनों में आएगा एक at constant volume. So the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius at constant volume is called as specific heat at constant volume. अगर 1 किलोग्राम होगा गैस, तो principal specific heat at constant volume 1 mole होगा, तो molar specific heat at constant volume. Similarly, you can say the amount of heat required to raise the temperature of
गिवन क्वांटिटी ऑफ गैस, 1 मोल होगा तो मोलार, 1 केजी होगा तो प्रिंसिपल, by 1 degree Celsius at constant pressure is called as principal specific heat at constant pressure or molar specific heat at constant pressure depending on 1 kg गैस है कि मोल गैस है, राइट। तो बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए। और एक चीज पता होनी चाहिए आपको, दैट इज Cp is always greater than Cv या फिर Sp is always greater than Sv। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वॉल्यूम फिक्स था, जब गैस का वॉल्यूम फिक्स था, तो फिक्स वॉल्यूम के केस में हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने का काम करेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन जब वॉल्यूम फिक्स नहीं है, राइट, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, तब जो हमने अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है वो 2 रोल्स परफॉर्म करता है। एक रोल है टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर ऑफ द गैस, और दूसरा है ऑफ कोर्स टू डू वर्क। क्योंकि दूसरे केस में जब प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो पिस्टन भी ऊपर मूव होगा। मतलब 2 चीजें हो रही है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एज वेल एज इट इज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, मतलब देयर इज वर्क डन आल्सो, सो वर्क इज डन, वो पार्ट भी देखना पड़ेगा हमको। So that is the basic idea. तो basics पता होना चाहिए. So we don't need this to solve question. I just wanted to tell you because it is something which is basic, very basic. Now, अब आपको ये पता होना चाहिए by Myers relation Cp minus Cv. मैंने इसलिए पहले बता दिया कि Cp greater than Cv होता है, तो Cp minus Cv लिखोगे, Cv minus Cp नहीं लिखोगे. From Myers relation Cp minus Cv equal to R. Okay. अब issue यहाँ पे ये है, जो हमने हीट सप्लाई किया था, हीट सप्लाइड हमेशा कैलोरी में मेजर होता है और वर्क डन हमेशा जूल में मेजर होता है। तो क्योंकि हीट सप्लाइड अलग यूनिट में है और वर्क डन अलग यूनिट में है, तो आप डिवाइड बाय जे करते हो, where J is called as mechanical equivalent of heat, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, और आपको इसी J की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो इन एनी केस हमको मोलार स्पेसिफिक हीट नहीं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोला है। तो स्ट्रेट अवे क्वेश्चन स्ट्रेट अवे है, तो यू डायरेक्टली स्टार्ट विद सॉल्यूशन। आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन गिवन क्वांटिटीज। तो व्हाट वी नो इज Sp minus Sv इक्वल टू R by G। R की वैल्यू दी है, Sp दिया है, Sv दिया है, आपको J फाइंड करना है, दैट्स इट। तो यू विल हैव फ्रॉम हियर, ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिख लो, दिस इज 3400, ओके, 3400 माइनस 2400, राइट, इक्वल टू R 8300 बाय J। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है Sp माइनस Sv इक्वल टू R बाय J, टेक्स्ट बुक में ऐसा ही दिया है, लेकिन इशू ये है कि दिस इज फॉर अ गैस, मोनो एटॉमिक हाइड्रोजन गैस, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है। लेकिन हमारे पास इन रियलिटी, आपको पता है, हाइड्रोजन गैस इज मॉलिक्यूलर गैस, मॉलिक्यूलर H2। नॉर्मली हाइड्रोजन की जब बात करते हो तो H2 ही होता है वो। तो यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूलर वेट से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो मॉलिक्यूलर वेट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन, दैट इज 2 ओवर हियर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस H2 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 1, तो मॉलिक्यूल का 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं वहाँ पे। सो दैट्स इट, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। तो ये आ गया आपका J इक्वल टू 8300 बाई 2 इंटू 1000, क्योंकि 2400 माइनस 3400 माइनस 2400 इज 1000। तो दिस इज नथिंग बट, इसको आप सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये आ जाएगा 415 समथिंग लाइक दिस, और ये 10 पावर 3 ऊपर जाएगा, -3 होगा, तो J आपको मिल जाएगा 4150 इंटू 10 पावर -3, मतलब 4.15 जूल पर कैलोरी, 4.15 जूल पर कैलोरी, राइट। तो ये आ गया आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कैपिटल J का वैल्यू। तो बहुत सिंपल था,
आपको सिर्फ अप्लाई क्या करना था, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो, मायर्स रिलेशन विथ नीचे ये फैक्टर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड मॉलिक्यूलर वेट, दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the energy radiated in 1 minute by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 डिग्री सेल्सियस. तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉडी क्या होता है. ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन टू इट. उस पे जो भी रेडिएशन फॉल होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या फिर ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच ऑल्सो इमिट्स ऑल द रेडिएशंस. तो ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जो सारे के सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है. और ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन इमिट करता है इट इज बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, राइट. तो व्हाट यू शुड नो इज अ वेरी सिंपल, very basic equation. Amount of heat radiated by a black body is equal to sigma A, where A is area of that body, okay. T is the time for which heat or radiation is being emitted into temperature raised to 4. और ये जो टेम्परेचर है ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब केल्विन स्केल में होता है. एक चीज याद रखना हमेशा, अगर ये आपको नहीं पता होगा तो डजंट मैटर, आपने एक लॉ तो सीखा ही है. आई विल नॉट टेल यू दिस लॉ बिकॉज आई वांट यू टू नो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉ. बहुत इजी है, आपको पता होगा एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया है इस चैप्टर में, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. दिस इज कॉल्ड समथिंग स्पेसिफिक हियर, ओके. तो उसको क्या बोलते हैं वो आप देख लो. इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द पावर 4, ओके. सिर्फ एनर्जी E को हमने Q से डिनोट किया क्योंकि यहाँ पे हीट की बात हो रही है, इसलिए Q को आता, दैट्स इट. तो आप बोल सकते हो E AT equal to sigma T power 4, where sigma is a constant of proportionality which is called as Stephen's constant. तो आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन से लॉ की बात कर रहा हूँ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट. तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ टेल्स यू द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इसको एनर्जी डेंसिटी भी बोलते हैं बाय द वे. एनीवेज, it is proportional to temperature to the power 4. Energy per unit time per unit area is proportional to absolute temperature to the power 4. तो ये सिग्मा है, इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट. तो E आपको मिलेगा सिग्मा A T रेज़ टू 4. तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला ही लिखा था मैंने, सिर्फ इंस्टेड ऑफ E मैंने Q से डिनोट किया था क्योंकि यहाँ पे हीट के फॉर्म में एनर्जी इमिट होगा इसके लिए. दैट्स इट. तो दैट्स इट, वी आर डन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सिग्मा की वैल्यू दी है आपको 5.7 into 10 power minus 8. एरिया 200 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है. 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. तो ये आप 2 into 10 पावर माइनस 2 में आ जाओगे. मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. T 1 मिनट corresponds to 60 seconds. तो 60 seconds. और टेम्परेचर टू द पावर 4, टेम्परेचर आपका 127 डिग्री है तो केल्विन में 400 होगा, तो 400 टू द पावर 4, ओके. सो इस सबको आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और कैलकुलेशंस का पार्ट बहुत सिंपल है, मैं आपको रफली बताता हूँ, बाकी आप कर ही लोगे. 5.7 into 2 57 2 is 114, तो 11.4 into 10 पावर माइनस 10, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना तो आ गया. into 6 into 10, 60 को 6 into 10 लिख दिया, into 4 raised to 4 raised to 4 16 square 256 into ये जो दो थे 100 10 to the power 2 raised to 4, तो 10 to the power 8 आ जाएगा. ये 10 to the power 8 आ जाएगा ये आपके पास, राइट. नाउ ये आ गया क्या, 10 पावर 1 10 पावर 8 और 10 पावर 9 और 10 पावर माइनस 10, मतलब 10 पावर माइनस 1. तो आपके पास आ गया 11.4 into 10 power minus 1 into 6 into 256. तो ये कैलकुलेशंस आपको करने ही पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शंस. एंड वी आर नॉट इनटू JEE नीट क्लासेस, तो
मैं रफली तो बता सकता हूँ, बट देन इट विल नॉट बी हेल्पफुल। सो 1751.04 जूल ऐसा आंसर आएगा। रफली बताना चाहूँ तो 25 6 आपको पता होगा 150, तो 250 इंटू 6 1500, रफली 1500 आता है। 1500 इंटू 11 1700 17,000 समथिंग, और 10 पावर -1 तो 1700 पॉइंट समथिंग, तो आंसर ऐसा आ जाएगा आपका, राइट। तो कैलकुलेशंस का जो पार्ट है डेफिनेटली जेडब्ल्यू नीट की ट्रिक्स यहाँ नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे यू नीड टू डू प्रिसाइजली, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये मायर्स रिलेशन यूज किया, तो आई विल जस्ट राइट डाउन कॉन्सेप्ट्स। तो हियर यू वर सपोज्ड टू यूज मायर्स रिलेशन। यहाँ पे आपने यूज किया स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। Stefan-Boltzmann law tells you energy emitted per unit time per unit area from a black body. Next question. Compare the rate of loss of heat. अभी ये rate of loss of heat ऐसा word आया, तो we are talking about Newton's law of cooling. Rate of loss of heat ऐसा word अगर आता है, तो you are definitely talking about Newton's law of cooling. Okay, so एक तो वो हो सकता है, दूसरा आपका स्टीफन्स लॉ ही हो सकता है। तो दो ही लॉ आप अप्लाई करते हो। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर एट 427 डिग्री सेल्सियस if the temperature of the surrounding is 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे हम लोग we will not apply Newton's law of cooling। तो इसको सॉल्व करने के लिए rate of loss of heat, how do you find out rate of loss of heat? It's simple thing। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट R, मैं इसको R से डिनोट कर रहा हूँ, that is dq by dt। rate of loss of heat, dq is amount of heat upon dt is time, तो rate of loss of heat emitted per unit time, this is equal to, ये कहाँ से आया? तो ये आप स्टीफन्स लॉ से ही बनाते हो। आप बोलते हो कि मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ओके, तो ये जो ब्लैक बॉडी है इसका टेम्परेचर T होगा, तो ये एनर्जी कितना रेडिएट करेगा? E इक्वल टू या फिर Q इक्वल टू, अभी फॉर्मूला बनाया था हमने, सिग्मा A T to the power 4, correct, right? So Q by T will be equal to sigma A T to the power 4. This is the amount of heat radiated. Okay. Then, लेकिन सराउंडिंग का भी टेम्परेचर T0 है, तो बॉडी सिर्फ इमिट नहीं करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब भी करेगा। तो व्हाट इज हीट एब्जॉर्ब्ड? It is Q by T sigma A T0 to the power 4। तो क्या होता है, जब एक हॉट बॉडी को आप सराउंडिंग में रख रहे हो ना, तो हॉट बॉडी रेडिएट तो करता ही है, लेकिन सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब भी करता है। तो इट इज म्यूचुअल, इट डज नॉट ओनली गिव हीट टू द सराउंडिंग, इट आल्सो एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो ऐसा होता है ये, राइट। तो ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। पर अगर मेरे पास ऑर्डिनरी बॉडी है ना, हमको याद होना चाहिए ऑर्डिनरी बॉडी क्या होता है और परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो सारे के सारे, एज आई टोल्ड यू, इट इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन फॉलिंग ऑन टू इट, और उसका इमिसिविटी, अगर आपको याद होगा, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन फॉर अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। अब ये आपने डिफाइन कैसे किया था कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन? यू हैव टू गो एंड चेक, थ्योरी में चेक करना पड़ेगा आपको। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए यहाँ पे E लिखा जाएगा। E क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 थी, तो हमने लिखा नहीं था, राइट। तो ये हो गया हीट एब्जॉर्ब्ड, ये हो गया हीट इमिटेड, हीट पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ओके, ये इमिट किया बॉडी ने और ये बॉडी ने एब्जॉर्ब किया। तो व्हाट इज टोटल लॉस? टोटल लॉस कितना होगा?
इमिटेड माइनस एब्जॉर्ब, बस इसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा E सिग्मा A कॉमन T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। मैं कॉन्सेप्ट वापस समझा देता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, ऑफ कोर्स बॉडी का टेम्परेचर T ग्रेटर देन T0 है, हम केल्विन स्केल में है। तो ये जो बॉडी है ये इमिट करेगा, और कितना इमिट करेगा एनर्जी, तो Q बाय T इक्वल टू सिग्मा A T to the power 4 into E, where E is coefficient of emission, right? ये इमिट किया उसने और एब्जॉर्ब कितना करेगा सराउंडिंग से, तो E sigma A T0 to the power 4, this is the amount of energy absorbed, okay? तो टोटल लॉस कितना हुआ, नेट लॉस कितना हुआ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो दैट इज नेट लॉस। तो फॉर्मूला बन गया आपके पास, नेट लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला बन गया, तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला आपके पास आएगा E सिग्मा A T टू द पावर ऑफ 4 माइनस T0 टू द पावर 4, क्या आ गया आपका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, राइट? गुड, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट का फॉर्मूला बना लिया हमने। नाउ कंपेयर करने के लिए बोला है, कंपेयर करना मतलब रेशो लेना। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल सरफेस एट 827 डिग्री सेल्सियस विद द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम स्फीयर एट 427 डिग्री। तो R1 इज इक्वल टू E सिग्मा A T1 827 डिग्री दिया है, 827 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 273 करोगे, मतलब टोटल 1100 केल्विन आएगा। तो 1100 रेज टू पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर 27 है, 27 में 273 ऐड करोगे तो 300 रेज टू 4। और R2 सेकेंड केस में E सिग्मा A 427 डिग्री, मतलब टोटल आपका आ गया 700 केल्विन। So 700 to the power 4 minus surrounding, तो 300 to the power 4 ही आएगा ये। तो कंपेयर करना मतलब रेशियो लेना, तो R1 by R2 जब रेशियो लूंगा तो ये E सिग्मा A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको सिर्फ मिलेगा 1100, मतलब 11 into 10 power 2 raised to 4 minus 3 into 10 power 2 raised to 4 upon 7 into 10 power 2 raised to 4 माइनस 3 इंटू 10 पावर 2 रेज टू 4। तो ये आपको मिलेगा 10 टू द पावर 2 रेज टू 4, मतलब 10 टू द पावर 8 कॉमन, 11 टू द पावर 4, 11 टू द पावर 4 मतलब 121 का भी स्क्वायर, 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, तो 121 इंटू 121। तो आई विल डू इट ऑन कैलकुलेटर बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई ट्राई डूइंग इट मैन्युअली। तो ये आपको मिल जाएगा 15,851। So basically you have 10 to the power 8 here, 15,851 minus, अभी ये 10 to the power 2 raised to 4, मतलब 10 to the power 8 कॉमन निकाल लिया था हमने, 3 to the power 4 मतलब 3 into 3 into 3 into 3 4 टाइम्स, तो 9 स्क्वायर 81 आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा ये, अपॉन नीचे भी 10 to the power 8 कॉमन निकलेगा, 7 to the power 4 मतलब 49 का स्क्वायर, 7 into 7 into 7 into 7 4 टाइम्स, तो इसका मतलब 49 का स्क्वायर आएगा। 49 का स्क्वायर आता है 2401 माइनस 81 अगेन, तो 10 टू द पावर 8 10 टू द पावर 8 कैंसल आउट हो गया। तो इसको देख लेते हैं अब, तो आपके पास आ गया 15,851 माइनस 81, 15,770, 15,770, एंड नीचे 2400 में से 80 माइनस कर दो, तो दैट इज इजी, 2400 में से 80 माइनस कर दिया तब 2320 आ जाएगा ये। तो दिस डिवाइडेड बाय 2320 इट इज 6 पॉइंट समथिंग समथिंग 6.8 रफली, या तो फिर 182:29 ऐसा आएगा आंसर आपके पास। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, दिस इज हाउ यू वर सपोज्ड टू सॉल्व, ओके राइट? तो ऐसा आएगा, दिस इज व्हाट यू गेट। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब क्या, पहले तो ये बताना चाहिए, यू हैव टू नो दिस, अगर यही नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जो दिए थे आपको बुक में,
18 number question. Calculate the average average molecular kinetic energy per kilomole per kilogram per molecule of oxygen at 127 degrees Celsius, given that molecular weight of oxygen is 32. Of course, ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है, तो एक ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक वेट, दूसरे का एटॉमिक वेट 16, 16 + 16 32 मॉलिक्यूलर वेट हो गया, क्योंकि मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। और R आपको दिया है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। एवोगैड्रो नंबर भी आपको बताया गया है। सो व्हाट वी सपोज टू फाइंड इज, एक एक करके। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल बोला है, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर है यहाँ पे, ओके, पर किलोमोल पर केमोल इज इक्वल टू। आप क्या करोगे इसको, आप एक काम कर सकते हो, आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाल लो, उसको किलो से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा थ्योरी में आप नोट्स देखना थ्योरी के जाके, हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला है, पर किलोमोल नहीं। तो पर मोल हमको याद है, पर मॉलिक्यूल भी हमने फाइंड करके रखा है, पर किलोग्राम भी हमने फाइंड करके रखा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी भी हमने फाइंड करके रखा है, पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी हमने फाइंड करके रखा है। तो 5 या 6 फॉर्मूलाज बने थे। काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि उस गैस में कितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी होंगे, सबका टोटल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी फाइंड किया था, 3/2 P आता है वो, मोर और लेस। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकाला था, पर मॉलिक्यूल निकाला था, पर किलोग्राम निकाला था। तो हमने काइनेटिक एनर्जी पर मोल फाइंड किया है, यहाँ पे पर किलोमोल बोला है, तो पर मोल निकाल के किलो से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। दिस इज व्हाट यू कैन डू। काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मोल इनटू 1000, तो ये आप कर सकते हो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पर मोल का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो 3/2 RT आता है। अगर याद नहीं होगा तो आज जाके थ्योरी नोट्स चेक करो, इनटू 1000, ओके। 3/2 R की वैल्यू दी है हमको, यस, 8.31। T टेम्परेचर बोला है 127 डिग्री दिया है, उसको जब आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो इट टर्न्स आउट टू बी 400, इट टर्न्स आउट टू बी 400 into 10 power 3। तो यू हैव टू सॉल्व दिस। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4.986 करेक्ट दिया हुआ है आंसर, 4.986 into 10 power 6 जूल। रफली आप वेरीफाई कर ही सकते हो कि आंसर आएगा कि नहीं, 4 पॉइंट समथिंग 5 के आसपास आएगा कि नहीं, कर लेते हैं। दिस इज रफली 4.15, रफ बता रहा हूँ मैं। 4 into 4 16, 16 3 जा 48 है क्या, 49? यस, तो आंसर करेक्ट है। तो रफली मैंने कैसे चेक किया, तो आंसर हमारा क्या आया, हमारा आंसर आया 4.986 into 10 पावर समथिंग। तो 1 जा 4.15 रफली, 4 into 4 16 into 3 48, तो 49 हमारे पास आया है, दैट इज करेक्ट आंसर, जूल। दिस इज जूल। तो ये आ गया आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर किलोमोल। दूसरा पर केजी, तो काइनेटिक एनर्जी पर केजी, इसका तो डायरेक्टली फॉर्मूला हमने 3/2 RT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा फॉर्मूला डिराइव करके रखा है बुक में। तो 3/2 RT, अभी 3/2 RT अभी आपने फाइंड किया ना, 3/2 RT फाइंड किया कि नहीं, ये नीचे है, 1 मॉलिक्यूलर वेट। तो 3/2 RT कितना है, 4.986 into 10 power 6 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इज 32। तो दिस इज रफली बोल रहा हूँ मैं, 1 जा 8 जा 1/8 आपको पता है, रफली 0.125 आता है, तो 1.25 के आसपास आंसर आएगा, है क्या, 1.25, यस, 1.56 के आसपास आंसर है। तो 1.56 into 10 power 2 जूल, जो भी आएगा आंसर, यू जस्ट हैव टू
वर्क इट आउट, तो 10⁵ आएगा। ये मिस प्रिंट है यहाँ पे, this is misprint. This cannot be 2, this has to be 10⁵. So formula again, the only requirement for you is to know formula. सिर्फ formula पता होना चाहिए। This is very simple chapter, बहुत फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके। पर मॉलिक्यूल, अब पर मॉलिक्यूल के लिए आप क्या करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी, देखो फॉर्मूला डिराइव कैसे होते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है 1 मोल में 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, है ना, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब बराबर 1 मोल इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो 1 मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 1/Na मोल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए क्या करोगे, आप काइनेटिक एनर्जी पर मोल को डिवाइड कर दोगे एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम से। या फिर लॉजिकली सोचो, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, पर मोल का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर मोल। काइनेटिक एनर्जी पर मोल का मतलब होता है टोटल एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास कितना एनर्जी है, क्योंकि 1 मोल कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 1 मोल का मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने अगर बता दिया कि 1000 जूल पर मोल एनर्जी है, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास 6.023 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास टोटल एनर्जी 1000 है। तो एक के पास कितना हुआ, एक के पास कितना हुआ, डिवाइड बाय Na कर दो, 1000 बाय Na कर दो, तो वही किया है यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो ये आ जाएगा 3/2 RT बाय Na। 3/2 RT ए तो आपने फाइंड करके रखा है 4.986 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय Na is 6.023, 02 तक ही बोला उन्होंने, ठीक है, into 10⁻23। इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट आंसर अराउंड 8 point something, 8.28 × 10⁻−21। ओके, कैलकुलेशंस का पार्ट यू कैन चेक बाय योरसेल्फ। तो इजी क्वेश्चंस है, ऑल आर जस्ट बेस्ड आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मूलाज, दैट्स इट, यू जस्ट नीड टू नो। और यहाँ पे ध्यान देना, ये पर किलोग्राम कैसे निकालोगे, पर मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करोगे फॉर्मूला, तो थ्योरी को रिवाइज कर लो आज। और मैंने वो प्रॉपरली थ्योरी में प्रॉपरली लिख के भी दिया है, वीडियो लेक्चर्स में भी कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ये तो दिस इज जस्ट व्हाट वी डिड, अभी हमने किया था थोड़ा टाइम पहले। एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया इज 0.5 kilocalorie per second per meter square. What is the amount of heat radiated by the spherical surface in 20 seconds? Okay, तो यहाँ तो सिंपल ही क्वेश्चन है। तो इमिसिव पावर का मतलब क्या होता है, ये अगर आपको नहीं समझ में आया, इमिसिव पावर मैंने इसलिए बताया था आपको कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है, इसको कुछ एक नाम देते हैं हम लोग, इमिसिव पावर बोलते हैं उसको, राइट। तो दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको एक पर्टिकुलर नाम है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इमिसिव पावर। अगर नहीं समझा तो एनर्जी मतलब कैलोरी में आएगा या जूल में आएगा, एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, और नीचे टाइम आएगा सेकंड में। तो क्या आ गया, कैलोरी यूनिट क्या आ गया, कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोला है, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, तो यूनिट्स तो बता ही देंगे ना, है ना। किलो कैल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर मतलब आपको बेसिकली E या फिर Q जैसे भी डिनोट करो, आपके ऊपर है, E/AT, ये आपको दिया हुआ है 0.5 के कैल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट इज गिवन टू यू। और एरिया आपको दिया हुआ है अलग से, एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वायर। टाइम आपको बताया है, टाइम इज 20 सेकेंड्स, ओके। और आपको क्या पूछा है, एनर्जी हीट रेडिएटेड, तो इजी है ना। तो यू ऑलरेडी नो E/AT, इसकी वैल्यू पता है, और आपको E फाइंड करना है, तो दैट इज सिंपल थिंग। तो व्हाट यू कैन से इज दिस इज 0.5 है ना ये,
तो यू कैन से E इज इक्वल टू 0.580, खत्म क्वेश्चन. 0.5 एरिया इज 0.02 एंड टाइम इज 20 सेकेंड. हो गया खत्म क्वेश्चन. ओरल है ये तो. दिस इज ओरल. कैसे? 5 into 10 power minus 1, 2 into 10 power minus 2 और 20 मतलब 2 into 10 power 1. तो यह आ जाएगा आपका इन शॉर्ट 2 into 10. तो यह आ जाएगा आपका 5 into 2 10, है ना. ये 10 power minus 1, ये 10 power minus 1 कैंसल. 5 into 2 is 10 और 10 power minus 2 मतलब 10 power minus 1 into 2 0.02. तो 0.2 ऐसा आंसर आएगा किलो कैल में. खत्म. सो इट्स अ सिंपल थिंग, एक्सट्रीमली सिंपल. या तो ऐसा कर लो 20 into 0.5 को पता है 1 आता है, हो गया आंसर. तो ये आप सॉल्व कर सकते हो. 20 into 0.5 you should know this is how much. Okay, this is, if I'm not wrong, this is 10. So 20 into 0.5 मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ. 25 जो 100, तो 20 into 0.5 is 10. तो 20 into 0.5 is 10 into 0.02 मतलब 0.2 किलो कैल है कि 0.2 किलो कैल है आंसर में. तो यूनिट से आइडेंटिफाई किया मैंने कि बोला क्या है. अगर मुझे याद नहीं था कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को इमिसिव पावर बोलते हैं, तो डजंट मैटर रियली. यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. वी कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स आल्सो. तो हम यूनिट्स से भी पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. कंपेयर द रेट्स ऑफ इमिशन ऑफ हीट by a black body maintained at 727 degrees Celsius and at 227 degrees Celsius if the black bodies are surrounded by an enclosure at 27. What would be the ratio of the loss of heat? तो ये तो अभी अभी हमने किया ही है, वो सेम ही क्वेश्चन है. दिस वन यही क्वेश्चन है, सेम थिंग, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई. दैट्स इट. ओनली वैल्यूज हैविंग चेंज्ड, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है. तो फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज करोगे एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेक दिस क्वेश्चन क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है. सो प्रैक्टिकली वी आर डन. मैंने पहले ही बता दिया था कि ये फटाफट होगा क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व है. सो अदर क्वेश्चंस यू कैन गो थ्रू बाय योरसेल्फ फ्रॉम रेगुलर क्लासेस. रिवीजन में जितना बेस्ट पॉसिबल है उतना मैं ले रहा हूँ. So we'll stop here for today.